हेलो एवरीवन, डूइंग गुड। तो ये है हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की सेकेंड क्लास। पहली क्लास में हम लोग ने देखा था सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, जिसमें जो स्पेसिफिक इनकम थी उसके बारे में बात की गई कि ये स्पेसिफिक इनकम तो हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगी। आज की क्लास में हम सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 देखेंगे कि कोई भी ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्ट नहीं है और बाकी हेड में टैक्सेबल भी नहीं है, एग्जेम्प्ट भी नहीं है और बाकी हेड में टैक्सेबल भी नहीं है, यानी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं है, तो वो कहां टैक्सेबल हो जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ध्यान दीजिएगा, इसकी एक कंप्लीट लिस्ट तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि न जाने कितने तरीके के विभिन्न विभिन्न प्रकार से हमें पैसे आ सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, एक पत्थर पे मेरा पैर लड़ा, ठोकर लगी हमको और हम गिर गए। ठीक है, जैसे ही हम गिरे जमीन पे, राइट, तो मेरे हाथ, पता है क्या हुआ? मेरे हाथ थोड़ा सा धंस गए कीचड़ में। ठीक है, और जब कीचड़ में धंसे तो एक बैग निकल जाता है, मेरा बैग में हाथ फंस जाता है और बैग सहित मेरा हाथ कीचड़ से बाहर निकलता है और उस बैग में करोड़ों रुपए रखे थे। लीजिए, ये भी इनकम हो सकती है। अरे इनकम आने का कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई एक स्पेसिफिक रास्ता है, कुछ भी हो सकता है। क्या ये टैक्सेबल है? तो हम सोचते हैं क्या ये एग्जेम्प्ट इनकम में लिखा था कि कीचड़ में गिरोगे बैग निकलेगा तो एग्जेम्प्ट है? नहीं, ऐसी तो कोई कहानी लिखी नहीं, तो यानी टैक्सेबल है। क्या ये सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन में टैक्सेबल है? नहीं, तो कहां टैक्सेबल है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। राइट, आइए चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। The following are some other incomes which are normally chargeable to tax under this head because these are not covered by any other head. पहला, income from subletting of a house property by a tenant. लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी किसको दिया? टेनेंट को। टेनेंट ने फर्दर प्रॉपर्टी दे दी एक दूसरे टेनेंट को किराए पे। ये होता है लेटिंग, किराए पे देना। ये है सब लेटिंग, फिर से दोबारा किराएदार ही किराए पे दे दिया प्रॉपर्टी को। राइट, टेनेंट इस लैंडलॉर्ड को किराया देता है ₹1 लाख पर एनम, और इसने फर्दर सबलेट किया है जिसको टेनेंट ए, इसको टेनेंट बी बोलते हैं, तो टेनेंट बी टेनेंट ए को किराया देता है ₹1,50,000 पर एनम। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड की कौन सी इनकम है? इसकी इनकम जो है वो एचपी की इनकम है। ठीक है, और 1 लाख रुपया इसका एक्चुअल रेंट हो जाएगा। फिर जैसे इनकम निकलती है वैसे निकाल लीजिए आप, ये म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एनुअल रेंट की मदद से सब निकाल लीजिए। ठीक है, बी जो ए को दे रहा है ये क्या है इसका? अब ए के लिए ये क्या है? ये आईयूएस है। आईयूएस की इनकम या पीजीबीपी की इनकम निकलती कैसे है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस से। रेवेन्यू 1,50,000 माइनस एक्सपेंस, खर्चा भी लगा, हाँ भाई, इसने खुद 1 लाख रुपए दिए भी तो हैं, 50,000 रुपये आईयूएस। क्लियर है पहली सिचुएशन? बढ़ू ना आगे। नाउ सेकंड इज कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब हो गया कोई भी जो ओकेजनली कोई भी इनकम आ जाती है, मतलब जो परमानेंट इनकम नहीं है, कभी अचानक से कुछ आ गया। ठीक है, सड़क पे पड़ा हुआ अचानक से हमको 1 लाख रुपया मिल गया, दैट्स एन कैजुअल इनकम एंड दैट वुड बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इंश्योरेंस की कमीशन आईयूएस की इनकम होती है। ठीक है, देन फैमिली पेंशन, पेमेंट रिसीव बाय द लीगल हेयर ऑफ अ डिजीज्ड एम्प्लॉय। फैमिली पेंशन, पेमेंट रिसीव बाय द लीगल हेयर ऑफ अ डिजीज्ड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो एम्प्लॉयर अब घर वालों को पेंशन देता है उसके, तो ये फैमिली पेंशन कहलाता है। ये अदर सोर्सेज की इनकम होती है घर वालों के हाथ में। एम्प्लॉय की डेथ हो गई ना, एम्प्लॉय को जब तक पेंशन मिल रहा था एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी की इनकम थी, लेकिन एम्प्लॉय की डेथ हो गई, अभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के घर वालों को पेंशन दे रहा है, तो घर वालों के लिए तो वो एम्प्लॉयर नहीं ना है, तो उसके हाथ में जो इनकम है वो कौन सी इनकम हो जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डायरेक्टर सिटिंग फी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग। अगर आपको याद हो तो ये सैलरी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं उनको बोर्ड मीटिंग में बैठने के लिए कहा जाता है कि भाई आप हमारी मीटिंग में बैठिए और हम आपको मीटिंग में बैठने का पैसा देंगे। ये डायरेक्टर्स एम्प्लॉय नहीं होते कंपनी के, बस ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जीक्यूशन में नहीं।
तो ऐसे डायरेक्टर को जो मीटिंग में बैठने का पैसा मिलता है ना, वो उनके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, क्योंकि वो उस कंपनी के एम्प्लॉय बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने उस समय बताया था कि पता नहीं किसको, कैटरीना कैफ को एक ब्यूटी सोप कंपनी ने क्या किया था, अपना पार्ट टाइम डायरेक्टर बना लिया था। मुझे भी एक कंपनी ने पार्ट टाइम डायरेक्टर बनाया था, याद है? उसको बड़े सुंदर सुंदर हम आइडिया दिए थे। तो जो मुझे मीटिंग में बैठने का वो पैसा देते हैं, वो मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इंटरेस्ट ऑन बैंक, इंटरेस्ट में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, कोई भी इंटरेस्ट की इनकम है वो आईयूएस है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डिपॉजिट विद कंपनीज, लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिलेड रिफंड। इनकम टैक्स का रिफंड अगर देर से आता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी क्या करता है, आपको ब्याज देता है, ठीक है, वो ब्याज भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी इफ इट इज नॉट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। रॉयल्टी की इनकम, रॉयल्टी की इनकम क्या होती है, मैंने बताया ही आपको कि मैं एज एन ऑथर किताब लिखता हूं, तो पब्लिशर जितनी भी पूरे हिंदुस्तान भर में किताब बेचता है, उस किताब का एक सर्टेन परसेंटेज मुझे रॉयल्टी के रूप में आता है। ये मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि नहीं, मैं तो ऑथर हूं, मैं किताबें लिखता हूं, दिस इज माई प्राइमरी वर्क, तो ये मेरी पीजीबीपी की इनकम होगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता, इसलिए मैं अपनी इनकम को आईयूएस में दिखाता हूं, राइट। डायरेक्टर्स कमीशन फॉर स्टैंडिंग एज ए गारंटर टू बैंकर। अच्छा, जैसे मैंने एक कंपनी बनाई, ठीक है, अब मुझे कंपनी में लोन चाहिए, तो बैंक तो लोन दे नहीं रही है, क्योंकि कह रही है भाई कंपनी को तो मैं नहीं पहचानता, अभी नई नई कंपनी है, लेकिन मेरी गुडविल बड़ी स्ट्रांग है मार्केट में। मैंने कहा लोन भले कंपनी के नाम पे, गारंटी मैं ले रहा हूँ एज एन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो ऑब्वियसली लोन मिल जाता है कंपनी को। लेकिन कंपनी अब मुझे क्या कर सकती है, पेमेंट करेगी फॉर बीइंग गारंटर ऑफ द लोन, ठीक है, कि भाई मैं तैयार हो गया गारंटर बनने के लिए लोन के, तो मुझे एक पेमेंट मिलेगी कंपनी से, वो पेमेंट मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगी। उसके बाद है इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस। आप ऐसी इनकम जिसका सोर्स भी नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है, वो आप दिखा सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, कि भाई कहां से आया नहीं पता, 1 करोड़ रुपया आया, लेकिन कभी भी जब चाहे जब दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट ना कभी कभी एमनेस्टी स्कीम लाती है, ठीक है, एमनेस्टी स्कीम लाती है कभी कभी। एमनेस्टी स्कीम का मतलब होता है ईमानदार बनने का मौका, ठीक है, कि सरकार कहती है अगर आज तक तुमसे कोई गलती हो गई थी, कोई पैसा ऐसा तुम कमाए हो जिसका टैक्स वैक्स नहीं दिए हो, ब्लैक मनी पड़ी है, तो तुमको ईमानदार बनने का मौका दे रहे हैं, बता दो, अभी अभी बता दो तुरंत, ठीक है, इतना रुपया टैक्स लेंगे, तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, कैसे आया, क्या हुआ, गलती हो गई बच्चे से, कोई बात नहीं, ठीक है, बस अभी बताओ। तो ये एमनेस्टी स्कीम लास्ट कब आई थी पता है? जिस साल नोटबंदी हुई थी 2016 में, 1/4/2016 से एमनेस्टी स्कीम चली थी 30 सितंबर 2016 तक, ठीक है। तो ये एमनेस्टी स्कीम चली थी जिसमें सरकार ने कहा कि अगर आपके पास ब्लैक मनी पड़ी हुई है तो थोड़ा सा टैक्स इसमें ज़्यादा लेते हैं, शायद 45% शायद ले रहे थे इसमें टैक्स, कि इतना परसेंटेज आप टैक्स दे दीजिए अपनी इनकम का, हम आपकी भाई आपकी ब्लैक मनी वाइट मनी हो जाएगी, डिस्क्लोज्ड इनकम हो जाएगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं इसमें। और मैंने आपको बताया था कि ये स्कीम बहुत बुरा फेल हुई थी, मतलब सरकार को अनुमान था कि इतना बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा टैक्स के रूप में, उसका 10% भी नहीं आया। और इसीलिए मुझे ऐसा फील होता है कि सरकार ने इसीलिए नोटबंदी कर दी सीधे, ये लोग अपना नोट दिखा के टैक्स नहीं पे कर रहे हैं ना, तो हम नोट ही बंद कर देते हैं, अब दिखाएंगे सब, अब निकालेंगे बाहर, ठीक है। तो बहरहाल जो भी हो इसके पीछे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये स्कीम आई थी तो अब हम अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम दिखा सकते थे, और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती। रेट क्या लगता है? वो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है जो इस स्कीम के तहत अनाउंस किया गया है। ऐसी स्कीम 1997 में भी शायद आई थी एक बार, ठीक है, इसके पहले 1997 या 99 में, जब भी इसके पहले एक बार और ये स्कीम आई थी, ठीक है, उस समय उसका नाम था वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम, VDIS, ठीक है। इस बार जो स्कीम आई 2016 में उसका नाम था इनकम डिस्क्लोजर स्कीम, IDS, ठीक है। तो ऐसी कभी स्कीम आएगी तब आप अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम को दिखा सकते हो, और दिखाने का हेड क्या रहेगा? IOS रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप दिखाओगे तब तो आपके ऊपर ह्यूज पेनाल्टी लगेगी, ठीक है। रेमुनेशन रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये बोलते हैं कि हम सरकारी नौकर नहीं हैं, क्योंकि अगर ये सरकारी नौकर हैं तो इनको जो पैसा आ रहा है वो सैलरी की इनकम है,
वो कहते हैं हम सरकारी नौकर नहीं, हम खुद सरकार हैं, इसलिए इनके पास जो पैसा आता है वो सैलरी की इनकम नहीं होती, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होती है। क्योंकि सैलरी की इनकम कब टैक्सेबल होगी? सैलरी की इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब आपको वो एम्प्लॉयर से मिला है। जैसे कि नो वी डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉयर, ठीक है, हम ही क्या हैं? हम ही सरकार है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरेस्ट में तो कुछ बात ही नहीं करनी, जो भी इंटरेस्ट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। डायरेक्टर्स कमीशन फॉर अंडरराइटिंग शेयर्स ऑफ अ न्यू कंपनी, एक कंपनी जब शेयर इशू लाती है तो जितना भी इशू साइज है उसका एक सर्टेन परसेंटेज क्या होना चाहिए? लोगों के द्वारा सब्सक्राइब किया होना चाहिए। दैट्स नियरली 90% आई बिलीव कि 90% शेयर सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो इशू फेल्योर कहलाता है। जितना पैसा आया है वो भी वापस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी कहती है हम शेयर इशू कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपए हमको पब्लिक से लेना है, तो अगर पब्लिक ने 90 लाख रुपए नहीं दिए, मान लो 80 लाख रुपए ही आए, तो 80 लाख रुपए भी वापस करना होगा, ले नहीं सकते हम। क्योंकि सेबी जो इन सब चीजों को कंट्रोल करती है वो कहती है कि आपकी मार्केट में इज्जत नहीं है, गुडविल नहीं है, आप पैसा नहीं उठा सकते। आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो मिलना चाहिए था, कम से कम 90 लाख रुपए तो मिलना चाहिए था। नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब मार्केट में गुडविल नहीं है, पैसा वापस करो। आई बात समझ में? तो क्या होता है, कोई भी कंपनी जब इशू करती है शेयर्स को तो अंडर राइट कराती है, मतलब कुछ लोगों से गारंटी ले लेती है कि भाई अगर मार्केट में शेयर नहीं बिकेंगे तो तुम खरीद लेना, राइट। तो कभी कभी कंपनी के तो जो भी अंडर राइटर होता है, जो भी गारंटी लेता है, उसको पैसा मिलता है, कंपनी पैसा भी देती है, ऑब्वियसली देगी ही। तो कभी कभी डायरेक्टर्स भी कंपनी के अंडर राइट कर देते हैं कि एक डायरेक्टर कह रहा है कि चलो ठीक है, इतने शेयर की तो गारंटी हम भी ले लेते हैं, चलो 20% शेयर हम ही खरीद लेंगे अगर नहीं बिका तो इस तरीके से तो जिस डायरेक्टर ने जैसे अंडर राइट किया, अंडर राइट करने का मतलब गारंटी ले ली, तो उसको भी कुछ पैसा मिलेगा। तो उस डायरेक्टर के लिए सैलरी की इनकम नहीं है कि भाई एम्प्लॉयर से आया है, ये इनकम अदर सोर्सेज की होगी, ठीक है, क्योंकि ये काम करने की वजह से नहीं है, ये क्या है, ये एकदम अलग पैसा है, अंडर राइटिंग का पैसा है। एग्जामिनरशिप फी रिसीव बाय ए टीचर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अदर देन हिज एम्प्लॉयर, आप किसी दूसरे कॉलेज के लिए एग्जाम का पेपर बनाते हो, वहां इन्विजिलेटर बन जाते हो, पेपर कॉपी करेक्शन करते हो, ये सब आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है। अपने कॉलेज के लिए, अपनी स्कूल के लिए करोगे तो सैलरी की इनकम है। रेंट फ्रॉम वेकेंट पीस ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, देखिए हाउस प्रॉपर्टी में इनकम तब टैक्सेबल होती है व्हेन इट इज अ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेंट टू बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के साथ लैंड है, ठीक है। खाली प्लॉट ऑफ लैंड है तो उससे अगर कोई इनकम आ गई तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। जैसे मेरे पास एक खाली प्लॉट ऑफ लैंड था तो मैंने किसी को पार्किंग के लिए दे दिया, तो अब मुझे जो इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है इन इंडिया, यू नो दिस, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो मेरी पाकिस्तान में खेती हो रही है, उससे मुझे इनकम आती है यहाँ इंडिया में, तो ये मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, राइट। इस पे एक बार बच्चे ने कहा कि सर बताइए, आप तो बताए थे सर सरकार खेती को प्रमोट करती है, इंकरेज करती है, खेती की इनकम पे टैक्स नहीं लेती, तो यहाँ क्यों ले रही है? अरे तो सरकार हमारे देश में ना खेती को प्रमोट कर रही है कि कर रही है कि तुम जाके यूएस में खेती करो, इसको थोड़ी ना प्रमोट कर रही है। भाई हमारे देश के बाहर खेती हो रही है, इससे हमारे देश को क्या फायदा हो जा रहा है, तो इस पर तो टैक्स लेगी। अंडरस्टूड। इनकम फ्रॉम ग्रांटिंग ऑफ माइनिंग राइट्स, मेरे पास जमीन है, मैंने किसी को माइनिंग राइट्स दे दिया कि लो इस जमीन में से कोयला निकाल लो या वॉटेवर जो भी इस जमीन में है वो निकाल लो, तो इसके लिए वो मुझे पेमेंट जो करता है माइनिंग राइट्स देने के लिए, कि मैंने बोल दिया कि लो 5 साल तक कोयला निकाल लो इस जमीन से, ठीक है, जितना भी निकाल सकते हो निकाल लो, सब तुम्हारा। तो मैंने उस 5 साल के लिए एक लमसम पेमेंट ली होगी, तो ये जो पेमेंट मेरे हाथ में आती है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। इंटरेस्ट पेड बाई गवर्नमेंट ऑन एक्सेस पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस, वही अगर मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट गवर्नमेंट को किया एज एडवांस टैक्सेस तो वो जब रिफंड करेंगे हमको तो ऑब्वियसली विथ इंटरेस्ट करेंगे, और ये जो इंटरेस्ट की इनकम होगी वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम एनएसएस इन केस ऑफ एनएसएस 1987 स्कीम बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। अब एनएसएस क्या है, ये पोस्ट ऑफिस में मिलता है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, नेशनल सेविंग स्कीम बोलते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस से इसका सर्टिफिकेट मिलता है।
तो पहले 1987 स्कीम चल रही थी, उसके बाद 1992 वाली स्कीम आ गई। देखिए आज की तारीख में आप एनएसएस खरीदने जाएंगे ना, तो आपको पुरानी वाली नहीं, 1987 वाली नहीं, एनएसएस 1992 ये नई वाली स्कीम मिलेगी। तो अच्छा, इसकी एटीसी में ना छूट भी मिलती है। जब आप एनएसएस खरीदते हैं तो चैप्टर 6 में डिडक्शन होता है एटीसी से लेके एटीयू, तो जितने रुपए का आप एनएसएस खरीदते हैं एटीसी में उतनी डिडक्शन मिल जाती है। हालांकि अब ये आपको बहुत सारी बात बोलनी है, एटीसी की हालांकि एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा आपको डिडक्शन मिलेगी ही नहीं, तो उतनी नहीं मिलेगी, एक लिमिट जितनी मिलेगी आपको। तो अभी बहरहाल ऐसे समझ लीजिए कि एनएसएस अगर हम खरीदते हैं तो हमें एटीसी में छूट मिलती है, लेकिन एनएसएस से जब हम पैसा विड्रॉ करते हैं, जब हमारा पैसा वापस आता है एनएसएस से, ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट से, तो पहले क्या होता था, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों टैक्सेबल था। अगर ये स्कीम का पैसा आएगा एनएसएस 1987 का, तो प्रिंसिपल पैसा और ब्याज का पैसा दोनों टैक्सेबल होगा। अगर आपके पास 1992 वाला एनएसएस है तो सिर्फ इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। ठीक है, जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाया, आपको मिला मान लेते हैं 1,40,000, तो 40,000 टैक्सेबल होगा। अब पहले क्या था, आप 1 लाख रुपए लगाते थे, 1,40,000 रुपया पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता था। ठीक है, अच्छा आप कहोगे सर ये क्या, मेरा ही पैसा हमको कैसे टैक्सेबल हो गया? ध्यान से समझिए, यहां पे हो सकता है सरकार जब 1 लाख रुपए आप जमा कर रहे हो तो एटीसी में छूट दे रही थी ना, तो पूरा पैसा जब आ रहा था तो टैक्सेबल बना रही थी। ठीक है, अब आप कहोगे नहीं सर फिर भी लॉजिकल नहीं है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तो सरकार को बाद में बुद्धि आ गई। ठीक है, मतलब बेकार की आर्ग्यूमेंट आपके दिमाग में ना आए, आप झूठ मूठ के क्वेश्चन हमसे ना करो, इसलिए हम ये सारी बात बोल देते हैं कि अगर आपको इलॉजिकल लग रहा है, ये गलत लग रहा है, तो सरकार ने सही कर तो लिया, 1992 में ही कर लिया था, तुम्हारे पैदा होने के भी पहले कर लिया, अब क्यों डांट रहे हो सरकार को? ठीक है, तो एनएसएस में जब हम पैसा जमा करते हैं, जैसे 1 लाख रुपया जमा किया तो एटीसी में छूट पाएंगे हम। ठीक है, और जब 1,40,000 रुपये मेच्योरिटी पे आएगा तो 40,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। ये है। अच्छा, एडवांस रिसीव्ड और रिटेन्ड वाला ये पॉइंट काट दीजिए, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये हम काट देंगे, किसी किसी की बुक में ऑलरेडी कटा हुआ होगा, ये ऑलरेडी सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में है। कहाँ गया, हाँ ये वाला 11th पॉइंट, कि जब आप नेगोशिएट करते हो किसी कैपिटल एसेट के रिस्पेक्ट में, आपको एडवांस मनी मिलता है, फिर वो ट्रांजैक्शन मर्टलाइज नहीं होता है, आप पैसे फॉरफिट कर लेते हैं, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाती है। हालांकि 1/4/2014 के पहले जब पैसा मिलता था तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं होती थी, उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस कर दिया जाता था। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होते हैं। हम एग्जाम्पल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी एक कंप्लीट लिस्ट तो कभी हो ही नहीं सकती। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो न जाने कौन कौन से इनकम टैक्सेबल हो सकते हैं। आप जितनी इनकम की कल्पना कर सकते हैं ना, वो सब तरीके की, मतलब जो सपनों में भी आपकी इनकम आती है ना कि ऐसे ऐसे हम कमा सकते हैं पैसा, ये मिल गया मुझे, वो मिल गया, खजाना मिल गया कहीं से, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। राइट, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपने चार्जिंग सेक्शन को कंप्लीट कर लिया, सेक्शन 56 1 and 2 बोथ। विल स्टॉप।